अस्सलामुअलैकुम। हमारा लास्ट इसका पार्ट रह गया है, लास्ट वीडियो अबाउट द यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, तो हम उसकी सर्जरी डिस्कस करने लगे थे। तो सर्जरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी हैव द सिस्टोसील। अगर किसी को सिस्टोसील है, उसका ब्लैडर जो है वो बाहर आया हुआ है, प्रोलैप्स किया हुआ है, ठीक है, इनटू द विजाइना, तो उसके लिए वी हैव द एंटीरियर रिपेयर। एंटीरियर रिपेयर क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ब्लैडर आगे होता है, तो वहाँ पे हमने जो परफॉर्म करनी है, दिस विल बी एंटीरियर कॉल्पोरेफी। ठीक है, तो एंटीरियर कॉल्पोरेफी के बारे में अगर बात करें, वैसे तो आपको सिर्फ नाम आना चाहिए, लेकिन ये इसलिए लिखा गया है ताकि आपको कंसेप्ट पता हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली एंटीरियर कॉल्पोरेफी। वीकेंड मसल्स इन बिटवीन योर ब्लैडर एंड विजाइना अगर हो जाएं, दे कैन कॉज योर ब्लैडर टू ड्रूप और टू योर विजाइना's फ्रंट वॉल। दिस इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीओपी कॉल्ड एज इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स। इंटीरियर कॉल्पोरेफी क्या करेगी कि वो जो मसल्स हैं जो वीक हुए हुए हैं बिटवीन द विजाइना एंड द यूट्रस, ठीक है, उनको टाइटन करेगी इन द फ्रंट वॉल दैट होल्ड योर ब्लैडर इन प्लेस। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, वो जो हमारा होगा ना प्यूबो सर्वाइकल फेशिया, याद है आपको, सेकंड लेवल वाला, ठीक है, वहाँ पे हम एंटीरियर विजाइनल वॉल पे एक इंसिजन देंगे और जो प्यूबो सर्वाइकल फेशिया होगा, ठीक है, जो सर्विक्स और प्यूबिक बोन के दरमियान में होगा, उसको हम फोल्ड करके स्टिच करेंगे। जब हम फोल्ड करके स्टिच करेंगे यहाँ पर, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो जो मसल होगा, वो जो फेशिया होगा, वो वहाँ पर टाइटन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी एंटीरियर विजाइनल वॉल है उसको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ नाउन एज एंटीरियर कॉल्पोरेफी विच इज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड फॉर द सिस्टोसील। ठीक है, या सिस्टो यूरिथ्रल सील है या यूरिथ्रोसील है, उसके लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। और सेकंड जो हमारा ऑप्शन होता है वो वही होता है जो हमने यूट्राइन इनकॉन्टिनेंस में देखा था, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, कि बर्श कॉल्पो सस्पेंशन। ठीक है, ये जो होता है ना, ये वही वाला है जो एक्चुअली हमने पीछे परफॉर्म किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि पेक्टिनियल लिगामेंट तक हम जो है पैराविजाइनल फेशिया से जो है 6 सूचर्स लगाते हैं ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 3 सूचर ऑन वन साइड एंड 3 सूचर्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, इसके स्पेलिंग्स मैंने सही लिखे हुए हैं ना? हाँ, बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। ठीक है, ये वही वाला है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे दोबारा। देन इज़ अ रेक्टोसील। ठीक है, सिस्टोसील के लिए कौन सी 2 चीज़ें थी? एंटीरियर कॉल्पोरेफी एंड द बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। देन वी हैव द रेक्टोसील। रेक्टोसील के लिए वी हैव द पोस्टीरियर रिपेयर। ऑब्वियसली रेक्टम पीछे है तो हम कौन सा रिपेयर यूज़ करेंगे? पोस्टीरियर रिपेयर। तो पोस्टीरियर रिपेयर जो होता है इसको हम कहते हैं पेरिनियोरेफी। It is used to tighten the posterior wall of vagina. It is used when the rectum drops out of its normal position and bulges into the back of the vagina, causing the back wall of the vagina to sag, which may result in bowel dysfunction. ठीक है, तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं रेक्टोसील के लिए कि जो हमारे रेक्टम और विजाइना के दरमियान में मसल्स होते हैं उनको हम टाइटन कर देते हैं। सिंपल, आपने ये याद रखना है। सो ये जो टाइटन कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं पेरिनियोरेफी या पोस्टीरियर रिपेयर। ठीक है, फिर आती है रेक्टोसील का हो गया हमारा। अब वी हैव द एंटीरोसील। एंटीरोसील के लिए जो हमारा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ नाउन एज मॉस्कोविट्स प्रोसीजर। गोल इसका क्या होता है? टू फिक्स एंड सूचर द स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट नॉर्मली सपोर्ट्स द यूट्रस टू द टॉप ऑफ विजाइना, थस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फॉलिंग आउट। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? द पाउच बिटवीन द रेक्टम एंड विजाइना इज रिड्यूस्ड विद अ पर्स स्ट्रिंग टाइप सूचर। ठीक है, तो मॉस्कोविट्स प्रोसीजर जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? एंटीरोसील के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है और इसमें भी हम जो है वो क्या करते हैं कि जो है पीछे से जो है वो यूट्रस को जो है पीछे से उसकी मसल्स जो है उनको टाइटन करते हैं। ठीक है, सूचर्स अप्लाई करते हैं इसमें हम डिफरेंट, और आपने सिर्फ नाम याद रखना है इसका मेन, कि हम जो है वो एंटीरोसेल के लिए क्या करते हैं? मॉस्कोविट्स प्रोसीजर। ठीक है, बुक में ये प्रोसीजर्स वगैरह नाम नहीं लिखे हुए, ये आपने नोट कर लेने हैं अच्छे से। सर्जिकल ऑप्शंस अच्छे नहीं लिखे हुए बुक पे। ठीक है,
देन होता है वॉल्ट प्रोलैप्स। वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए वी हैव द सार्कोकोल्पोपेक्सी। ठीक है, वॉल्ट ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये यूट्रस, और यूट्रस जो है वो हमने रिमूव कर दिया हुआ है, फिर ही बनता है ना वॉल्ट। वॉल्ट पहले तो नहीं होता, बाद में जब यूट्रस हिस्टेक्टमी होती है फिर वॉल्ट बनता है। तो ये वॉल्ट बना हुआ है, लेकिन अगर वो प्रोलैप्स कर जाता है तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट था ना, यहाँ पर हमने देखा था कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट था यहाँ पे अटैच। अब किसी का यूट्रोसैक्रल लिगामेंट खराब है तो उसका वॉल्ट प्रोलैप्स करेगा ना, यही होगा ना, लेवल 1 स्पोर्ट चली जाएगी तो वॉल्ट प्रोलैप्स करेगा। तो अगर किसी का यूट्रोसैक्रल लिगामेंट नहीं है तो हम खुद से एक यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बनाते हैं और उसको हम वॉल्ट के साथ अटैच करके पीछे सैक्रम के साथ जोड़ देते हैं। दिस इज़ नोन एज सैक्रोकोल्पोपेक्सी। ठीक है, उसके बाद आता है यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए क्या होता है, या तो हम यूट्रस रिमूव कर दें एब्डोमेन के थ्रू, एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करें, या विजाइनल हिस्टेक्टमी करें, या वी हैव यूट्रोसैक्रोपेक्सी। ठीक है, यूट्रोसैक्रोपेक्सी में देखें, इसकी वाली डिटेल देखें, ये लिखी भी थी मैंने यहाँ पे, किधर गई है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सर्जिकल मैश बनाते हैं, ठीक है, विच इज़ अटैच टू द फ्रंट एंड बैक वॉल्स ऑफ विजाइना, और वहाँ से मैश जो है उसको विजाइना और आगे और पीछे लगाते हैं और फिर पीछे सैक्रम के साथ जोड़ देते हैं टू सस्पेंड द टॉप ऑफ विजाइना और द सर्विक्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, यूट्रस प्रोलैप्स किया हुआ था, हमने क्या किया कि उसके आगे और पीछे मैश बनाया और उसको सैक्रम के साथ सपोर्ट दे दिया सिंपली। दिस इज़ नोन एज यूट्रोसैक्रोपेक्सी। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो हमारे सिस्टोसील थी उसके लिए वी परफॉर्म थ्रू टू काइंड ऑफ सर्जरीज़। ठीक है, सिस्टोसील के लिए वी परफॉर्म टू काइंड ऑफ सर्जरीज़ विच वर एंटीरियर कॉल्पोरेफी एंड बर्च कॉल्पो सस्पेंशन। ठीक है, और जो हमारा पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स था जिसमें रेक्टोसील था, उसमें वी परफॉर्म द पोस्टीरियर रिपेयर जिसको हमने कहा था पेरिनियोरेफी। ठीक है, और जो एंटीरोसील थी उसके लिए हमने क्या परफॉर्म किया था, मॉस्कोविट्स प्रोसीजर, जिसमें पाउच ऑफ डॉगला जो होता है उसको हम नैरो कर देते हैं। और इसके अलावा वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए हमने क्या किया था, वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए हमने किया सार्कोकोल्पोपेक्सी, सैक्रोकोल्पोपेक्सी। ठीक है, और जो हमारा यूट्राइन प्रोलैप्स है उसके लिए हमने या तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी की, या विजाइनल हिस्टेक्टमी की, या यूट्रोसैक्रोपेक्सी। ठीक है, ये की। और फिर वी हैड फिर हमारे पास आता है एज अ होल अगर हम बात करें, मैनचेस्टर रिपेयर भी होता है इसके अलावा एक। हाँ, बस यही आप याद रखें कि कौन सी चीज़ होगी तो हमने कैसे, इस तरह से अगर आप अटैम्प्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इसके पास्ट पेपर्स देखते हैं। सो इसके यूक्यूज़ देख लें। A 58 years old post-menopausal woman, risk factor, para 6 risk factor, all home deliveries conducted by traditional birth attendants, chronic asthmatic risk factor, chronic cough है उसको, with complaint of something coming out of vagina। ठीक है, जो उसकी फीलिंग है, सिम्टम है। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ 2nd डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स, उन्होंने खुद ही बता दिया। रिस्क फैक्टर्स आपने लिखने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वो सारे आपने लिखने हैं। ठीक है, राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर हर। तो सबसे पहले आप उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिखोगे और फिर उसकी सर्जिकल ऑप्शन लिखोगे। ठीक है, मेडिकल तो इसकी है कोई नहीं। तो उसके आप उस तरह से सर्जिकल ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिखोगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, ओबीज है, रिस्क फैक्टर है, एज रिस्क फैक्टर है, पैरा 5 रिस्क फैक्टर है, सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है, उसी तरह समथिंग कमिंग आउट ऑफ विजाइना। लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स। रिस्क फैक्टर्स आपने लिखने हैं और मैनेजमेंट लिखनी है। देन अगेन पैरा 2 है, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया 1st डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है। माइल्ड सिस्टोसील भी है, मतलब उसका ब्लडर भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है। हाउ विल यू मैनेज हर,
तो मैनेजमेंट में आप सारा लिखोगे हिस्ट्री, ठीक है, फिर उसकी एग्ज़ामिनेशन जो मैंने आपको बताई, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस में आप लिखोगे क्लिनिकली हो जाती है, लेकिन बाकी आप चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है, फॉलोअप ट्रीटमेंट। फॉलोअप किस में करना होता है, पेस्ट्रीज़ में, ठीक है, 6 मंथ्स। ओके, उसके बाद ओबीस है, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, समथिंग कमिंग आउट ऑफ विजाइना, ठीक है। वो कह रही है कोई यूरिनरी और बाउल कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन आपको नज़र आया कि इंट्राइटिस के लेवल तक सर्विक्स आ चुका है। डायग्नोसिस क्या होगा वो आपने बताना है, रिस्क फैक्टर्स बताने और मैनेजमेंट बतानी है, ठीक है। अगेन 68 ईयर रिस्क फैक्टर है, पैरा 8 रिस्क फैक्टर है, 2nd डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स। सिम्टम्स आपने बताने हैं, ठीक है। सिम्टम्स आपने उस तरह ही बताने हैं कि एक डायरेक्ट सिम्टम्स हैं जो उसकी वजह से होंगे, फिर इनडायरेक्ट हैं, फिर आपके यूरिनरी प्रॉब्लम्स कौन से होंगे और फीकल प्रॉब्लम्स कौन से होंगे, और विजाइना से रिलेटेड जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके कौन से होंगे, वो सब आपने बताने हैं। नॉन स्पेसिफिक में यही होगा, लंप फील होगा, बैकएक होगी, ब्लीडिंग होगी, डिस्पेरोनिया होगा, ठीक है। एपेरोनिया मतलब बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं कर सकता, डिस्पेरोनिया मतलब पेन होती है परफॉर्म करते हुए इंटरकोर्स, ठीक है। और स्पेसिफिक में आप उससे सारा बता दोगे कि डिजिटेशन और ये सब कुछ, ठीक है। और जो है अगर तो रेक्टोसील होगी तो डिजिटेशन, इनकॉन्टिनेंस फील होगी, इंक्रीज बाउल एम्पटिंग होगी, सॉरी डिफ़िकल्ट इन बाउल एम्पटिंग, ठीक है। और सिस्टो यूरिथ्रोसील में आपके पास जो है वो मोस्टली आपके यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने बताना है कि मैनेजमेंट ऑप्शंस, ठीक हो गया। फिर आता है 60 ईयर्स ओल्ड लेडी, अगेन द रिस्क फैक्टर 60 एज है, समथिंग कमिंग आउट ऑफ द विजाइना। उन्होंने पूछा कि इटियोलॉजी क्या है, मतलब रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, वो आपने बता देने हैं। असेस द 3 डिग्रीज ऑफ प्रोलैप्स, हाउ यू असेस द 3 डिग्रीज ऑफ प्रोलैप्स, ठीक है। तो वो डिग्रीज आपने बता देने हैं कि आप विजाइनली जो है वो लिथोटमी पोजीशन में से पैकुलम के थ्रू देखते हो कि कौन इस तक होगा तो ये डिग्री होगी, ये होगा तो ये डिग्री होगी, ठीक है। 4 डिग्रीज आपने बतानी है। हाउ विल यू मैनेज हर, ठीक है। उसके बाद है कि 58 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, अगेन पैरा 10 है, ठीक है, 10 बच्चे हैं उसके। मीनोपॉज फॉर ईयर्स, मीनोपॉज भी हो चुकी है, ठीक है, ये कोई फटा नहीं लगती है। उसके बाद 2nd डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है एंड हाउ विल यू ट्रीट इट, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑप्शन तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, कोई सिनेरियो नहीं दिया हुआ। फिर 50 ईयर्स ओल्ड है आपके पास, आई है, ठीक है, पेरी मेनोपॉजल लेडी है, और हिस्ट्री ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, फ्रीक्वेंसी, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है 1st डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट हर, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में देखें आपने वो लिखनी है ना सारी कि आप बाकी वो कैसे करवाओगे, मतलब वैसे तो क्लिनिकल एग्जामिन हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें आपने लिखनी है इसमें, लाइक एंडोइनल अल्ट्रासाउंड है, ओवरऑल अल्ट्रासाउंड, पेल्विक है, विजाइनल है, सॉरी पेल्विक एब्डोमिनल है, RFTs है, यूरिनरी जो है एग्जामिनेशन है, यूरिन एग्जामिनेशन, प्रोक्टोग्राफी है, फिर सिस्टोमेट्री है, सिस्टोस्कोपी है, ठीक है। इस तरह की सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताई थी ना, वो लिखनी है इसमें। देन 60 ईयर्स ओल्ड, अगेन आपके पास फीमेल आ रही है, एज जो है उसकी बहुत ज़्यादा है, 6 मंथ्स हिस्ट्री ऑफ फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ विजाइना, ठीक है। अगेन देयर आर नो एसोसिएटेड ब्लैडर सिम्टम्स, और उन्होंने खुद ही बता दिया कि यूट्रोविजाइनल प्रॉब्लम्स हैं। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फीमेल जेनिटल प्रोलैप्स, ठीक है। तो फॉर्म्स आपने टाइप्स लिखनी है, एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सी है, फिर वॉल प्रोलैप्स है, ठीक है। वो तीनों जो आपको मैंने एक फिगर दिखाई थी ना, एंटीरियर पोस्टीरियर और वॉल प्रोलैप्स, उस तरह से आप इसको लिखते हैं, बहुत अच्छा होगा। फिर विच ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हर, तो वो आपने बता देनी है, क्योंकि एज ज़्यादा है ना, तो फिर आपकी सर्जरी जो है ऑप्शन मुश्किल है, तो कंजर्वेटिवली आप उसको मोस्टली ट्रीट करोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है 65 ईयर्स ओल्ड, देखें इसकी भी एज देखें ज़्यादा है, और समथिंग कमिंग आउट ऑफ द विजाइना फॉर 3 ईयर्स। इनिशली इट वाज रिड्यूसिबल, लेकिन अब वो इरिड्यूसिबल है, ठीक है। रिड्यूसिबल मतलब कि वो अंदर चले जाता था, लेकिन अब वो अंदर नहीं जाता,
मतलब उसकी डिग्री बढ़ चुकी है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कि वो भी मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ UQ बता दिया कि किस तरह से आप कॉम्प्लिकेशंस लिखोगे, स्लाइड भी शेयर की थी। एंड हाउ विल यू मैनेज हर। ठीक है, आई होप आपको अब समझ आ गई होगी आफ्टर टेकिंग द लेक्चर के कितना इजी हो गया इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। अगर किसी बात की समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मुझसे पूछें और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड आंसर यू। So this is all about this chapter number 10 of your book 10 Teachers.